नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रवासी कथा साहित्य की श्रृंखला में अमेरिका में बसी वरिष्ठ लेखिका प्रेमा श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी पढ़ते हैं। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कामकाज का घर था। महावर रंगे गोरे पैर की खनकती पाजेब की मधुरिमा बता रही थी कि घर की बड़ी बहू अस्त व्यस्त थी। मायके में यदि कोई उत्सव होता तब वो भी और लोगों के साथ मस्ती करती, देर रात गाने बजाने के कार्य में पूरी तरह सक्रिय होती। यहाँ तो जिम्मेवारी से लद गई, नए जमाने की पतोह जो ठहरी। इंतज़ाम में नए जमाने की झलक होनी चाहिए, ये सोच वो भी खुशी खुशी अपनी कुशलता प्रमाणित करने में लगी थी। प्रशंसा पाना हर किसी को अच्छा लगता है। फिर बड़ी बहू की तो ये खास कमजोरी थी। मायके और ससुराल दोनों जगह सबसे बड़ी रही, इसीलिए उसके तो दोनों हाथ में लड्डू थे। वहाँ भी उसकी चलती थी और यहाँ भी। अपनी विलक्षण सूझबूझ तथा कलात्मक रुचियों के कारण वो सर्वत्र चर्चित थी। 4 वर्षों पहले निखिल के बड़े भाई की ब्याहता बन दामिनी घर की रौनक बनकर आई थी। छरहरा शरीर, तीखे तराशे हुए नाक नक्श और चमकता हुआ गोरा रंग, लंबे घने केश के बीच वो गौरांगना वास्तव में अपने नाम को सार्थक कर रही थी। उसके रंग रूप की चमक देखकर ही नामकरण हुआ होगा दामिनी। सचमुच दामिनी ने अपने तौर तरीके, आचरण, स्नेहिल मुस्कान से चकाचौंध ही तो किया था सबको। अब वो अपनी देवरानी के स्वागत की तैयारी में जुटी है। इस तरह दामिनी अपने बुजुर्ग सास ससुर को पूरी तरह सहयोग दे रही थी। तिथि नज़दीक आ रही थी। अभी 15 दिन पहले उनके देवर निखिल को देखने घर आए थे लोग। बड़ी बहू ने शिष्टता के नवीनीकरण का अच्छा परिचय दिया था। पहले मीठा और पानी पेश किया, कुछ देर बाद नाश्ते की कई प्लेटें, वो भी ऐसी शानदार जो उन लोगों की आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा था। खुश होकर गए कन्या पक्ष वाले। दोनों ओर से संतुष्टि पाकर रिश्ता पक्का हो गया था। बड़ी बहू फूली नहीं समाती। बहुत शौक से हर काम में वो आगे आगे थी। कार्य कुशलता की प्रशंसा करते घर बाहर के सभी थकते न थे, पर जिसके इर्द गिर्द सारे कार्यक्रम का आयोजन था वही उनमें शामिल न होकर कुछ कटाकटा सा रहता था। जहाँ सब खुश वहाँ उसे भी तो खुशी होनी चाहिए थी। देर रात घर में आना पूर्वत बड़ी भाभी ने छीटाकशी की थी। ये आदत अब छोड़नी पड़ेगी देवर जी, ऐसे अब नहीं चलेगा। वो सब सुनकर भी अनसुना कर सो जाता और देर सवेरे तक सोया रहता। नए जमाने का शौकीन और खुशदिल रहने वाले उस व्यक्ति को देखकर लगता था वो किसी दूसरे के घर के किसी शुभ कार्यक्रम में शामिल होने आया है। दहेज और शुभांगी पत्नी के बीच वो तो चयन करेगा एक पढ़ी लिखी सुशील शुभांगी जीवन साथी का, और ये बात अपने नज़दीकी मित्रों के सामने फ़ख्र से सीना तान बोलता। दहेज की रकम तो फुर हो जाएगी, पर पत्नी आजीवन साथ रहेगी। जीवन संगनी के चुनाव में कोई समझौता नहीं। आज शर्मिंदा था खुद पर, अपनी उस पसंद पर जिसके लिए जमाने से लड़ रहा था। वही शिखा उसके जीवन से बिन किसी शिकायत, बिना किसी पूर्व सूचना के दूर चली गई थी। आखिर क्यों? विश्वास नहीं कर पा रहा था। जो शिखा निखिल की जान थी उससे वो अवोघृणा करना चाहता था, किंतु उसके संचित प्यार को मन से निकालने में असमर्थ हो रहा था। शिखा की जगह किसी और को दे पाएगा? अपने मन को टटोलता तो आंखें गीली हो जाती। अपने मन को उससे ज़्यादा कौन जान सकता था? पुरुषत्व के गुरूर को निखिल ने अपने मन में जबरन जागृत किया था, तब कहीं जाकर उस शिखा के नाम को अपने जीवन से मिटा देने के लिए राजी हुआ था। शिखा को निखिल ने अपने जीवन से निकाल फेंकने की भीष्म प्रतिज्ञा कर विवाह की रजामंदी दे दी थी। स्वयं को परिवर्तित करने के निष्फल प्रयास में जी जान से जुटा था। अचानक भाभी जी की मधुर आवाज़ सुन संयत हो गया था। दामिनी धूमधाम से इस परिवार में निखिल की बड़ी भाभी के रूप में आई थी। अपनी हम उम्र भाभी को पाकर निखिल धन्य था। वो भाभी को आदर सम्मान देते थकता नहीं था। दामिनी ने अपने माधुर्यपूर्ण आवरण से सबका दिल जीत लिया था। इस घर को उसने अपने सृजनशील प्रकृति से ऐसा नवीनीकरण स्वरूप दिया था कि सब चकित रह गए। घर वही था, किंतु उसमें अब सामयिक आधुनिकता की आग आ गई थी।
सर्वगुण संपन्नता की इसी विशेषता के कारण नाते रिश्ते में अपने समय की समझदार नम्र स्नेहिल बहुओं की श्रृंखला में उसे आगे रखा जाता था। तौर तरीके अदब लिहाज की सब मिसाल देते थे। अतिशय तुलनात्मक प्रशंसा कभी कभी घातक हो जाती है। मनुष्य जन्म लेकर और वो विकार रहित हो, ऐसा तो संभव नहीं। गुणवत्ता के अहंकार से वो घिर गई थी। किसी और को अपने बराबर न आने देना धीरे धीरे उसकी प्रकृति बनती चली गई। कब, कैसे, इसका उत्तर उसके पास भी नहीं था, क्योंकि वह स्वयं भी इस भावना से अनभिज्ञ थी। व्यक्तित्व का वो अंश जिसे खुद देखा या समझा नहीं जा सकता, अक्सर वो दूसरों की नज़र में दिखता है, तथा जो कुछ वो अपनी अच्छाइयों या बुराइयों से भिज्ञ रहता है उसे अन्य नहीं जान पाते। निखिल दामिनी का इकलौता देवर था जिसे वो बेहद चाहती थी। शौक था उसे एक छोटे देवर का घर में। ईश्वर ने दामिनी को चंचल, चपल, हंसमुख सा देवर दिया। गंभीर प्रकृति का, विनय, घर परिवार को साथ लेकर चलने वाला, खुले विचारों का व्यक्ति था। अपने काम और मेहनत से वो पदोन्नति प्राप्त करता गया। उसकी पत्नी ने परिवार को अपनत्व दिया। विनय को जीवन में उसकी कार्यक्षमता के आधार पर सफलता मिलती गई। निखिल ने अपनी एक अच्छी नौकरी के अलावा अनेक सपने संजोए थे अपने मन के अंदर। भाभी देवर इतने घुले मिले थे, तब भी उसने मन की परत नहीं खोली थी। भाभी को संदेह था, पर पूर्ण रूप से अब तक वो अनजान थी कि इस निखिल के गूढ़ व्यक्तित्व के अंदर अंदर कौन सी कहानी लिखी जा रही थी। अपनी पढ़ाई की प्राथमिकता की वजह से उसे सरलता से प्रथम लक्ष्य प्राप्त हुआ, अर्थात उसने प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छे पैकेज पर कार्यभार संभाला था। दामिनी के सामने से स्कूटर गुजरा तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में निखिल को पहचान कर जब तक उसे आवाज़ देती, हवा में तीर की तरह वो भीड़ में अंतर्धान हो चुका था। दामिनी को साफ साफ वही दिखा, अतः वो पिछली सीट का जायज़ा नहीं ले सकी थी, किंतु कोई तो था निश्चय ही निखिल की पिछली सीट पर। क्या निखिल घर में है माँ? निखिल पहले ही घर में मौजूद था, जो और दिन की तरह टीवी के सामने डटा था। दामिनी ने पासा फेंका। मैंने देखा था तुम्हारे स्कूटर के पीछे कोई थी। यद्यपि दामिनी ने कुछ भी साफ नहीं देखा था, तथापि वो अक्सर बात निकलवाने के इस तरीके का इस्तेमाल करती थी। निशाना खारिज नहीं हुआ। मैं आपको नहीं बताऊंगा भाभी, तो फिर किसको? आप ही तो मेरी गाइड हो। माँ पापा का ब्रेन वॉश भी तो आपको ही करना होगा। दामिनी कभी हार मानने वाली नहीं थी। जब तक निखिल ने बताऊंगा अपनी पसंद उसके सामने लाने का वादा नहीं किया, तब तक घर में सबको बता देने की धमकी देती रही, और अब तक उससे ये बात छिपाने का उल्हाना भी। दिल्ली का रेडिसन होटल। निखिल दामिनी के संग बैठा है। झाड़ फानूस की झिलमिलाती हल्की रोशनी में दामिनी नक शिक तक झिलमिला रही थी। दामिनी के ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व एवं सुघड़ आचरण ने ही तो सबको सम्मोहित कर हर दिल में अपनी एक जगह बना रखी थी। उसकी व्यवहार कुशलता बेजोड़ थी, जिसके तहत उसमें निहित बारीक छिपी चतुराई अदृश्य हो जाती थी। निखिल और शिखा का प्रेम संबंध उसे नापसंद होते हुए भी प्रकट में देवर का साथ दे रही थी, केवल अपनी छवि को सुरक्षित रखने के लिए। दामिनी ने अपनी जानी पहचानी लड़की निखिल के लिए पहले ही चुन रखी थी। मन में ठान लिया था कि इसे ही वो अपनी देवरानी बनाकर घर लाएगी। दामिनी की विशेषता थी कि वो जो सोच लेती थी उसे पूरा करने में पूरी ताकत लगा देती थी। हर बार की तरह इस बार निखिल की शादी उसके लिए एक चुनौती बन गई थी। शिखा से मिलने के बाद तो मानो निखिल और शिखा को अलग करना उसका उद्देश्य बन गया। निखिल बार बार घड़ी देख रहा था। दामिनी मुस्कुरा रही थी, एक संकेत देती हुई कि शिखा के मन में निखिल के लिए कितनी अहमियत है। लगभग 1 घंटा होने को आया, पर शिखा का कहीं पता नहीं था। हर आहट पर सजग हो जाता निखिल, पर अब चिंतित हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ था। शिखा समय की नितांत पाबंद थी, कुछ बड़ी बात हो सकती है। आशंकित हुआ निखिल। फ़ोन उसका लगातार व्यस्त की सूचना दे रहा था, जो उसके लिए और भी चिंता का विषय बन रहा था। दामिनी कुछ इस तरह देख रही थी जैसे वो सदा की तरह सच है। दामिनी को वैसे भी स्वचयन का आधुनिक युगीन तथा कथित प्रेम या प्रेम विवाह पर भरोसा नहीं था। निखिल को उसने यही समझाया भी था कि ऐसे विवाह की अवधि लघु होती है। दीर्घकालीन टिकाऊ व्यवस्थित वही संबंध होते हैं जिसे समाज परिवार की सहमति और आशीर्वाद मिले।
शिखा के समय पर न आने के कारण एक बार दामिनी और विजेता बन गई। गर्व से आजकल की लड़कियों की आलोचना दृष्टांत सहित करने लगी। उसके जान पहचान के मोहल्ले की लड़की थी ना, उसने एक अमीर लड़के को कैसे फंसाया था। सारी सुनी सुनाई घटनाएं उसी क्षण उसे याद कर करके सुनाने लगी, ताकि निखिल कदम पीछे हटा ले। जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़े की चोट असरदार होती है। अवसर का पूर्ण लाभ उठाने की चतुर कला में माहिर थी वो। शिखा नहीं आई। निखिल चिंतित पर दामिनी आश्वस्त थी। निखिल शिखा की तस्वीर दिखा देगा और आमना सामना फिर कभी, ऐसा तय कर दोनों घर वापस आ गए। शिखा थी ही ऐसी प्यारी जिसे हर कोई प्यार करने और उसका साथ पाने की कामना करता था। कुछ तो विशेष था जो सहजता से हर किसी को अपनी ओर खींचता था। उसके लिए ये एक समस्या ही बन गई थी। वो अनजान थी कि कितनों ने उसे अपने सपने में सजाया था। अभी हाल में ही उसकी विद्यार्थी का कोई नातेदार था जो शिखा को अपने जीवन में शामिल करने के ताने बाने बुनने लगा था। सजी धजी हर श्रृंगार के पुष्प सी कोमलांगी शिखा को उसने हल्की गुलाबी साड़ी में कोणार्क होटल की सीढ़ियों से यूँ उतरते देखा जैसे स्वर्ग लोक से कोई देवबाला 16 कलाओं से युक्त धरती पर उतरी है। सकारात्मक ऊर्जा ने तत्क्षण उसे बांध लिया था। अपलक देखता ही रह गया था वो। उसके विषय में पूरी जानकारी के साथ निखिल और शिखा की नज़दीकियों की भी जानकारी उसे मिली थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसे। उसने ठान लिया था कि यह अंतिम लड़की है जिसने उसके जीवन पर पूर्ण विराम लगा दिया था। वही उसकी लक्ष्य थी अब। गौरव की सुबह भी शिखा थी और शाम भी और रात भी, यानी हर प्रहर शिखा के ख्यालों में रहता। शिखा अनजान थी। अपनी टीचर जी को उसकी शिष्या ने निमंत्रण दिया था अपने 8 साल छोटे भाई के नामकरण अनुष्ठान पर। भाई पाकर वो विवल थी। 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद उस शिष्या के घर खुशियाँ आई थीं। वो क्या जानती थी कि उसने शिखा को अनजाने में ही मुश्किल में डाला था। यह आकस्मिक निमंत्रण ही मुख्य कारण था कि शिखा रेडिसन होटल नहीं आ पाई थी और ना ही निखिल को सूचित करने का वक्त मिल पाया था। शिखा को अक्सर गौरव के साथ अब देखा जाने लगा था। कभी कभी जो सत्य नहीं वो सत्य दिखता है और सत्य नेपथ्य में चला जाता है। शिखा घर से निकलती तो सामने गौरव को पाती। एक बार डर जाती पर रास्ता उसका रोज का वही था। कभी कभी वो दूसरी राह तो पकड़ लेती पर उसे उस दिन देर तो होती ही थी। रिक्शा भाड़ा भी दुगना चुकता करना पड़ता था। गौरव के कारण उस पर अतिरिक्त व्यय आ जाता था जो उसे चिंतित कर देती थी। समय इसी तरह चलता गया। गौरव की बात को घर में सबने हल्के से लिया था। हिम्मत जुटाकर नम्रतापूर्वक शिखा ने गौरव को बता ही दिया कि वो उसका और अपना समय बर्बाद ना किया करे। गौरव का अहम आहत हुआ और उसी क्षण कुछ ठान लिया था उसने मन में। एक शाम शिखा घर आई तो हैरान थी कि गौरव उसके घर में इस तरह जमकर बैठा था जैसे उसकी पहचान उस घर से बहुत पुरानी हो। अपनी बातचीत की तौर तरीकों की कुशलता से गौरव ने सबका मन जीत लिया था। गौरव सबकी पसंद बन गया था। शिखा के बुजुर्ग माता पिता का वह ऐसे ख्याल रखता जैसे वे मात्र उसकी जिम्मेदारी हों। गौरव एक कुशल डॉक्टर था। ये बात भी शिखा के परिवार के लिए वरदान तुल्य थी। पर इस तरह गौरव का घर में दखल देना शिखा को पसंद नहीं आया। किसी भावी आशंका से जैसे वो एक दस्तक दे रही हो, उसका मन घबरा गया था। गौरव का उसके घर आना जाना निरुद्देश्य नहीं था, ये वो समझने लगी थी, पर इसकी पुष्टि नहीं थी। उसका मन बंधा था निखिल के मन से। वही उसकी दुनिया थी। निष्ठावान थी वो उसके प्रति। लोग कहते हैं ना, हंसिया अपनी ओर खींचता है। गौरव दामिनी के मोहल्ले में रहता था और दूर का रिश्तेदार भी था। गौरव ने दामिनी का दामन पकड़ा और दामिनी ने बिना समझे मनोकामना पूर्ण होने का आशीष दे डाला। निखिल शिखा के दरमियान अब दामिनी खड़ी हो गई थी। गौरव हर उस जगह पहले से मौजूद होता था जहाँ निखिल और शिखा चंद पल साथ खुश रहने की जगह निश्चित करते। शिखा चकित रह जाती और निखिल शिखा पर संदेह के कारण दुखी हो 2 कदम पीछे। संदेह के सामने विश्वास डगमगाता गया धीरे धीरे। जब संदेह भरोसे से ऊंचा हो जाए तब रिश्ता दम तोड़ ही देता है। दामिनी तब हारने वालों में से नहीं थी। तब तक लगी रही जब तक गौरव का दिया वचन पूरा नहीं हुआ। अपनी वाक्पटुता की मिठास तथा तर्क के सहारे अपनी बात को, अपने विचारों को वो सर्वोपरि रखती। वो गलत नहीं होती कभी भी कहीं भी, वो ऐसा समझती थी।
पर इससे भी चकित करने वाली बात ये थी कि जो भी उसके संपर्क में आता दामिनी की हर बात का आंख मूंद कर समर्थन करता। दामिनी का कद इस प्रकार ऊंचा होता गया और आत्मविश्वास के साथ अहंकार भी शिखर छूने लगा। प्रसिद्धि प्राप्त हस्तियों में कुछ तो विशेष गुण ईश्वरीय वरदान तुल्य होता होगा जो उनके जन्म खाका को साधारण लोगों से ऊपर उठाता होगा। दामिनी उन्हीं भाग्यशाली हस्तियों में से एक थी। दामिनी निखिल की अपनी थी तो गौरव की भी उतनी ही अपनी। समस्या किसी की भी हो, विजयी उसे ही होना था, चाहे समस्या का हल अधूरा ही क्यों न रह जाए। प्रत्यक्ष में बेजोड़ हल का श्रेय भी उसको जाता था। लोग कहते थे, बड़ी बहू की कौन बराबरी, पढ़ाई लिखाई की बात ही अलग है ना। इस प्रकार हर किसी की मदद के लिए तैयार बड़ी बहू का सहारा गौरव ने भी लिया। शिखा के मम्मी पापा पर गौरव ने न जाने कैसा जादू किया कि सभी को शिखा के लिए उससे अच्छा पात्र अब कोई दिखता ही नहीं था। अपनी पूरी सहमति देकर सब गौरव के सगे बन गए थे। गौरव के बढ़ते कदम को कभी रोकने की कोशिश की ही नहीं गई। अकेली शिखा ना तो उसको रोक पा रही थी, ना ही निखिल के नित्य बढ़ते अविश्वास का कोई उत्तर दे पा रही थी। निखिल था तो एक पुरुष ही। शंका संदेह निखिल की आंखों में दिनों दिन स्पष्ट उभरते हुए वो देख रही थी। गौरव दामिनी को शिखा के बारे में जो कुछ बताता था, दामिनी उसे शस्त्र की तरह निखिल पर इस्तेमाल करती रही। वो कुछ इस तरीके से कहती कि निखिल का शिखा के प्रति भरोसा चरमरा जाता था और एक दिन वो शिखा से मिल अपनी सारी संचित प्रतिक्रिया उस पर उड़ेल आया। ठगी सी निशब्द चुपचाप वो निखिल की तीखी वाणी सहती गई। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि शिखा के दिल पर क्या बीतेगी। अर्ध सत्य हमेशा विभत्स होता है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि अर्ध सत्य का कोई प्रमाण नहीं मिल पाता। निखिल के बदले रवैये को देखकर शिखा बुरी तरह घायल हुई। इतनी बेरुखी से बोले गए शब्द निखिल के थे, कानों को विश्वास नहीं हो पा रहा था। जिस निखिल पर उसे गर्व था, उसकी ऐसी अनियंत्रित भाषा, तो क्या उसे समझने में उससे चूक हो गई? जहाँ सम्मान नहीं वहाँ वो टिक नहीं सकेगी। निखिल शिखा की आत्मा था, है और रहेगा, पर उसके साथ जीवन में आगे बढ़ना अब संभव नहीं। शिखा ने साथ छोड़ा निखिल का, हट गई थी उसके राह से अलग। ना कोई शिकायत, ना आरोप प्रत्यारोप का हक बचा था उनके बीच। दामिनी की जीत थी सब ओर से। गौरव की हितैषी निखिल की शुभाकांक्षी। निखिल एक रईस घर का कमनीय दामाद था। निखिल का घर भरा हुआ था दहेज के सामान से। सब खुश थे। नई बहू के कमरे में जमघट लगा था। मुंह दिखाई की प्रचलित रस्म घर के लोगों के लिए चल रही थी। वैसे 2 दिन बाद रिसेप्शन तो होना ही है। निखिल एक और चुपचाप लेटा था। रोशनी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। दामिनी अपने साथ वाले कमरे में चहकती हुई गपशप कर रही थी। मीनल ने जोरदार आवाज़ में कहा, तुम नहीं बदली, राजनीति में पक्की हो चुकी हो अब पूरी तरह। क्या मिलता है? कभी भी मन नहीं दुखता? सिम्मी ने कहा। क्षण भर को बोझिल हुई दामिनी तुरंत संभल कर बोली, क्यों दुखे मेरा मन किसी के लिए? मेरी योग्यता के अनुरूप मुझे क्या मिला? न मैं ऐसे पुराने विचारों वाले घर के योग्य थी और न ही ऐसे नीरस पति के। उसने पुनः कहा, मेरी पसंद नापसंद कुछ तो नहीं मिलती। आज की लड़की होती तो जरूर छोड़ देती। सिम्मी ने मजाक में कहा, तो मना किसने किया था? दामिनी रुआसी सी हो गई। उसका स्वर अहम से परिपूर्ण था। ऐसी ओछी बात कैसे कही तुमने? ये किसी ऊंचे चरित्र के लक्षण होते हैं भला? मैं ऐसी तुच्छ सोच वाली कभी नहीं हूँ। ये एक आदर्श लड़की का काम नहीं, संस्कारहीन का काम है। समाज में मेरी प्रतिष्ठा क्या रह जाएगी? सब और मेरी तारीफ होती है ना, लोगों के बीच मान है, आदर है। निखिल के घर वालों ने मेरी पढ़ाई लिखाई और गुण देखकर पसंद किया था। वो लोग बहुत इच्छुक थे। इस घर में मान सम्मान मिलेगा सोच कर ही मैं चुप थी। देखो अब पूरा घर मेरी सुनता है, सब मेरी बात मानते हैं। निखिल का तो शिखा पर विश्वास ही नहीं रहा। मैं पुनः बाजी जीत गई। ये मेरी इंटेलिजेंस है, तुम सबके पास दिमाग कहाँ है? एक जोरदार ठहाका कमरे में गूंज गया था और निखिल को जैसे किसी चोटी पर से खाई में गिरा दिया गया हो। मैं इस घर में निखिल की भाभी बनकर आ गई। अपने स्वाभिमान, अपने ही अहम को छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं। तुम सब तो जानती हो कि उसका जीवन स्तर हमारे जैसा नहीं था, तब कैसे स्वीकार करती उसको? पर वो बात गई तो गई।
नई जिंदगी में ईमान से जीने का हक है मेरा भी। पर मीनल, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है वो। मात्र अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से अपने साथ न्याय नहीं कर सकी थी। धन के मद में जो थी मैं, अच्छे इंसान को सही तरह से परखने में भूल की थी। आज वो एक आईएएस है, बड़ा बंगला, आगे पीछे लोग, आदर सम्मान। यह कोई और नहीं, शिखा का कोई करीबी संबंधी था। स्टाफ रूम में जिस दिन उसने मेरी स्वीकृति मांगी थी कि वो उसके माँ और पापा से मिलकर उसका हाथ मांगना चाहता था, किस अपमान से दामिनी ने उत्तर दिया था, मेरे पापा मेरे लिए केवल आईएएस ही खोजेंगे। माफ़ करिएगा सर, कहती हुई अभिमान के मद में चूर हो स्टाफ रूम से बाहर निकल गई थी। दामिनी प्रखर बुद्धि प्राप्त विज्ञान क्षेत्र की विद्यार्थी थी। शिष्ट गौरवर्णा, काले घने केश के बीच गोल तीखे नाक नक्श पूनम के चांद सा 16 कलाओं की याद दिलाता था। 2 साल पूर्व अभिषेक ने बतौर लेक्चरर पद नियुक्ति पाई थी। पहले दिन ही छात्राएं मुग्ध। लंबा कद, श्यामल रंग, रूप जैसे साक्षात कामदेव। उम्र का उतावलापन, अनियंत्रित मन का नतीजा ये था कि सभी लड़कियों का चहेता बन गया, पर वो दामिनी की विलक्षण प्रतिभा का कायल। हर किसी के मन की बात मन तक। नाजुक उम्र में बदनामी का जामा किसे स्वीकार होता। अभिषेक और दामिनी की वो बात स्टाफ रूम में शुरू होकर वहीं ख़त्म हो गई थी। दामिनी खुद को पहचानती थी कि उसे अभिषेक पसंद था बेहद, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा में वो किसी आईएएस के सामने टिक नहीं सकता। होइए सोई जो राम रचि राखा। सख्त जन्मपत्री के कारण विवश दामिनी निखिल के बड़े भाई की ब्याहता बन गई। अपने अंदर एक रिश्ता जख्म महसूस करती है। मुझ में एक विक्षिप्त नारी उठ खड़ी हो जाती है। आज मैं अपने जीवन से खुश हूँ, कोई शिकायत किसी से नहीं है, पर सारी नाराज़गी खुद से है। मेरा उसूल मेरे लिए महत्वपूर्ण था। किसी को अपमानित किया था, किसी का अटूट प्रेम ठुकराया, इन सारे अपराधों का बोझ मन पर था। ईमान वहाँ भी था, मेरा ईमान इधर भी है, पर खुद पर घमंड तब भी और अब भी, जो समय के अंतराल में और भी बढ़ गया। अपने आप को जब अपराध भाव घेर ले तो पूरा जीवन खामोशी और परमार्थ की ओर चल पड़ता है, एक यंत्र की भांति। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर इस मानसिक चुभन के संग मैं जी रही थी। निखिल शिखा अगर साथ रहते तो मैं अपना आज नहीं जी पाती। इंसान हूँ मैं, निस्वार्थता हर समय मेरे हिस्से में ही क्यों। जानती हूँ मैं गलत हूँ, पर लाचारी है। निखिल और शिखा के इस रिश्ते का मैं शुरू से ही विरोध कर रही थी। अपनी पसंद निखिल पर थोपकर तृप्ति का एहसास हो रहा है, इसे तुम लोग क्या समझो। निखिल लेटा था पर सोया नहीं था। निखिल को काटो तो खून नहीं। उठ बैठा। अहंकार की भी कोई हद होती है। दोहरा व्यक्तित्व तो किताबों में पढ़ा था, पर वास्तव में ये विकृत मानसिकता का लक्षण है। भाभी का ये एक शौक मात्र था, किंतु परिणाम कितना घातक। शिखा का दर्द निखिल को अपने सीने में अनुभव हुआ। क्या नहीं कहा था उसको। खामोश होकर बिना किसी प्रतिक्रिया के मेरे कटु शब्द अधीर नज़रों से देखते हुए सह रही थी। मैं उसका गुनहगार हूँ, सोचकर वो लज्जित था खुद पर। उसके सामने जा भी पाएगा कभी। किस हक से, किस रिश्ते से उसके पास जाए। सोचते हुए भी बरबस कदम बढ़ गए शिखा के घर की ओर। बस अंतिम बार क्षमा मांगने। एक गलत फहमी किसी का सारा जीवन नष्ट कर सकता है। विवेकहीन वो कैसे हो गया। इतना कच्चा था शिखा पर उसका भरोसा। उसने उसे दोराहे पर खड़ा कर दिया था। आज उसने किसी और के जीवन में प्रवेश कर लिया, केवल अहंकार की तुष्टि और बदले की भावना के कारण। ये कैसा अहम जो अपनों को आघात दे। अनिच्छा से ही सही, ये कैसा निर्णय था। तीर तरकश से निकल चुका था, वापस लौटना नहीं था, पर मन चीख चीख कर जैसे अपने गुनाह को स्वीकार कर रहा था। निखिल शिखा के घर निडर बेहिचक होकर गया। फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा था। नीचे वॉचमैन के पास गया, तब उसने बताया, शिखा बेबी को लेकर अस्पताल गए हैं सब, देखिए बचती भी है कि नहीं। बदहवास हालत में निखिल के लाचार कदम अस्पताल की ओर बढ़ गए, बढ़ते ही गए। अभी आप सुन रहे थे प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी परतें। कभी कभी अपने भी कितना दंश दे जाते हैं, ज़िंदगी बिगाड़ जाते हैं, ये इस कहानी का आधार था। आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।